एक असली वॉरियर वो नहीं होता जो जंग की बहुत अच्छी तैयारी करता है। एक असली वॉरियर वो होता है जो जंग को आखिरी सांस तक लड़ता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और वो फाइनल घड़ी आ चुकी है। कुछ दिनों के बाद में आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। वो पेपर आपके हाथ में होगा जब उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होगा। It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. अब इन फाइनल कुछ दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं कर रही हैं, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगले कुछ दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरी जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी बोर्ड एग्ज़ाम के समय, जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा मदद किया 97% स्कोर करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी थी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सो मान लो आपका एग्ज़ाम 27 को है, 26 तक आपका गैप है, तो 26 को आपको कुछ नहीं रखना पढ़ने के लिए। आपका पूरा का पूरा सिलेबस 25 को ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम 26 को है, ना कि 27 को। इस अप्रोच के साथ चलोगे, इस माइंडसेट के साथ चलोगे ना, 25 को ही आपकी तैयारी ख़त्म हो जाएगी। एंड 26 का जो डेट है उसमें आप सिर्फ प्रॉपरली ढंग से सारी चीज़ों का रिवीजन कर पाओगे। तो ऑलरेडी आपकी एक बार ढंग से प्रिपरेशन हो गई होगी 26 के हिसाब से। एक दिन आपके पास में एक्स्ट्रा है, उस एक दिन में आप और ढंग से चीज़ों को रिवाइज करोगे और उससे कॉन्फिडेंस जो है ना आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हर एग्जाम में आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ट्राई करो कि एटलीस्ट एक दिन पहले आपका सिलेबस पूरा का पूरा डन हो जाना चाहिए आपके तरफ से। अगली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आती है, पिक लॉन्ग चैप्टर्स विद द शॉर्ट वंस। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, आप डे वाइज आप डिवाइड करोगे चैप्टर अपने हिसाब से। तो ऐसा मत करना कि 2 बड़े बड़े चैप्टर हम एक साथ ले लिए। तो ऐसा नहीं करना कि 2 स्टोरीज आप एक साथ ले ले, 2 बड़े बड़े चैप्टर्स ले लिए। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लो जो बड़ा स्टोरी वाला है, छोटा सा एक पोएम ले लो। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ में आप आगे बढ़ोगे ना, तो लोड भी बहुत नहीं रहेगा एंड प्रॉपरली सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी। तो अब सेक्शन बाय सेक्शन आपको बता देता हूँ कि किस सेक्शन में आपको किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है और कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। अब सबसे ज़्यादा आपको टाइम इसी सेक्शन में देना है, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस आपके हो जाते हैं, उनको आप एंड के एक दिन भी करोगे ना ढंग से तो वो हो जाएगा। लेकिन लिटरेचर पोर्शन ही सबसे टाइम टेकिंग है एंड सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी में लगती है। मेजॉरिटी बच्चों के साथ तो यही सीन है। तो पहली कैटेगरी ऑफ द बच्चे वो होंगे जिन्होंने NCERT की बहुत अच्छी से रीडिंग कर रखी होगी, जिन्होंने प्रॉपरली अंडरलाइन कर रखा होगा इंपॉर्टेंट चीज़ों की, खुद से समरी बनाई रखी होगी। तो वो NCERT को वापस से फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड जो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक NCERT को छुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो गलती से भी NCERT को इस मोमेंट में मत छूना। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, समझने में चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, यूट्यूब से कोई अच्छी वीडियो उठा लो। अब यूट्यूब में भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ भी 1-1, 2-2 घंटे के, वैसे वीडियोज़ हमको नहीं उठाने। 5 से 10 मिनट जो समरी बस आपको एक्सप्लेन कर दे, आपको स्टोरी समझ में आ जाए। आपको स्टोरी समझ में आ गया तो अपने लैंग्वेज में आप आंसर लिख दो। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरी समझ आ गया, कोई सा भी क्वेश्चन आंसर आपको बन जाएगा, आप अपने लैंग्वेज में उसको ईजिली लिख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है समरी देखने का, कोई सी भी अच्छी एक पब्लिशर उठा लो। जैसे कि मैं अपने टाइम में ऑल इन वन यूज़ करता था, तो उसमें प्रॉपरली समरी दी होती है, उससे समरी पढ़ लो, चैप्टर समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस कर। अब गाइड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो रीड भी नहीं कर सकते, उनको प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो आपको किस ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले NCERT के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको मास्टर कर लेना है। वही काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के लिए। तो उसके अलावा सेकंड आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ये सब की आपको प्रॉपरली रीडिंग लेते रहनी है। कहाँ से रीडिंग करना है, वही गाइड, किसी अच्छे गाइड में आपको प्रॉपरली NCERT के भी क्वेश्चंस प्रॉपर आंसर के साथ में मिल जाते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपरली आंसर के साथ में मिल जाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, आपका बेस क्लियर हो गया, आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। बस आपको इसके बाद में क्या करना है, कोई से भी 4-5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठा लो, बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वही आपको गाइड में से उठा लो एंड उसको बिना देखे अपने वर्ड्स में लिखो। जब अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, तो 4-5 लॉन्ग आंसर में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी चैप्टर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपका पूरा चैप्टर एट द एंड डन हो जाएगा। तो ये एकदम कम टाइम में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसके बाद में आता है राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन की मज़ेदार बात क्या है ना, कि राइटिंग सेक्शन होता तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी सेक्शन में गवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि क्या है इसमें, फॉर्मेट ही तो याद करना है, आराम से हो जाएगा, फुल मार्क्स ऐसे ही मिलेगा। लेकिन जब पेपर के एंड में वो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके राइटिंग सेक्शन में ही कट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला रीज़न ये होता है कि उनको फॉर्मेट ही ढंग से याद नहीं होता। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि 1-2 बार फॉर्मेट देखा एंड लगा कि हाँ अब आ गया है, एंड
उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में गए, एग्जाम के अंदर में दिमाग आया प्रेशर के अंडर में, एंड फॉर्मेट में हम भूल गए कि डेट पहले आता था कि एड्रेस पहले आता था। कई बार होता है नोटिस में हम बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, फॉर्मेट एकदम दिमाग में आपका छपा हुआ होना चाहिए। एक बार फॉर्मेट छप गया, अब दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मेट तो आ गया तो अब तो बन ही जाएगा, अब कुछ हमको लिख के प्रैक्टिस करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत अप्रोच। फॉर्मेट देखने के बाद में 4 से 5 क्वेश्चन खुद से हाथ से लिख के प्रैक्टिस करने एंड प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। जब अपने हाथ से लिखोगे तब पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा जगह गलतियाँ हो रही हैं। तो ये 2 मिस्टेक्स राइटिंग सेक्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना, आपने फॉर्मेट बड़ा सही लिखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपका पेपर, तो एग्जामिनर अंदर आपने क्या लिखा है वो देखता भी नहीं है, सीधा आपको फुल मार्क्स देके आगे निकल जाता है। एंड वहीं फॉर्मेट में कोई गलती हुई तो वहीं आप फंस गए, उसके बाद तो वो खोज खोज के आपके नंबर काटेगा। अगला सेक्शन आता है अनसीन पैसेज का। अब अनसीन पैसेज भी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्कोरिंग तो बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ पर नंबर गवा देते हैं। सबसे आसान सेक्शन होता है लेकिन फिर भी मार्क्स कटते हैं बच्चों के यहाँ पर। क्यों कटते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि लगता है अनसीन पैसेज तो क्या है, पैसेज पढ़ेंगे आंसर लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपने टर्म 1 में देख ही लिया था कितना टफ आपको अनसीन पैसेज मिला था। जो भी बच्चे सोच के गए थे अरे अनसीन पैसेज ही तो है, देख के आंसर लिखना है, वैसा तो हुआ नहीं। इतना टफ आ गया अनसीन पैसेज कि आपको आंसर ही लिखते नहीं बना। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाओ, और टर्म 2 में आपको इतना ज़्यादा टफ अनसीन पैसेज आपको नहीं आएगा जैसा टर्म 1 में आया, क्योंकि सीबीएसई ने भी देख लिया कि बच्चे इतना टफ तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। इस बार आपको इजी मिलने वाला है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको ढंग से करके जानी है, थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट। आपको अनसीन पैसेज में से आंसर देख के उसको अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, उसको रीफ्रेस करके लिखना आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज से ही डायरेक्ट लाइन उठा के आंसर में लिख देते हैं। इससे एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में कि इस बच्चे की तो खुद की कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, बस ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको सीखना है कि नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ अपने लैंग्वेज में रीफ्रेस करके उसको प्रॉपर्ली ढंग से लिखना है। दूसरी मिस्टेक बच्चे अनसीन पैसेज में ये करते हैं कि वो पहले पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं, एंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस वो पैराग्राफ में जाके उसका आंसर खोजते हैं। फिर गलत अप्रोच है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अपने दिमाग में फिक्स करने की कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे ही आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, तो जब आप पैसेज तब पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही पैसेज के बीच में से सारे आंसर्स मिलते जाएंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक का है। तो आपको आंसर्स निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस चीज़ का ढंग से ख्याल रखना। अब लास्ट सेक्शन आता है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन ऐसा है, वो पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। इसमें आप क्वेश्चन रट नहीं सकते, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ग्रामर में, उसके बाद आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपका इजीली हो जाए। तो अब अगर अभी तक भी आपका ग्रामर ढंग से नहीं हुआ है तो आपको फिर से 10-15 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो एंड उसके थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आराम से ग्रामर भी हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, शुरू के कुछ दिन आपको लिटरेचर में देने। अब कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका राइटिंग वीक हो, ग्रामर वीक हो, अनसीन पैसेज वीक हो, तो वो बिल्कुल साथ साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलना, एकदम इनको नेग्लेक्ट मत करना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के लिए लिटरेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें अल्टीमेट फोकस रखना। लास्ट डे में बाकी सब आप चीज़ें मैनेज कर लोगे। और एक और दिन आपको रखना है सबसे एंड डे में, जिसमें कि आप वापस से सब कुछ रिवाइज करोगे। एंड डे तक के लिए सब कुछ बचा के नहीं रखना, एक दिन पहले ही आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बोला, वॉरियर वो नहीं जो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करता है, वॉरियर वो है जो अंत तक लड़ता है। अभी भी अंत आया नहीं है, अंत तक आपको लड़ना है, आखिरी सांस तक आपको फाइट करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch.